नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। टीएमसी नेता आशीष बनर्जी का शव पार्टी दफ्तर से मिला, सुसाइड नोट से बढ़ा रहस्य। दिमागी नक्सल बयान पर चिदंबरम का पलटवार, बोले मुझे ऐसा कहलाने पर गर्व है। किसानों के दिल्ली कूच से पहले खनौरी बॉर्डर सील, 5 लेयर की बैरिकेडिंग से बढ़ी सुरक्षा। झारखंड में छात्रों का आंदोलन तेज, 20 अगस्त को सीएम आवास घेरने का ऐलान। राष्ट्रगान विवाद पर संदीप दीक्षित ने अमित मालवीय को भेजा कानूनी नोटिस। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष आशीष बनर्जी का शव रविवार सुबह उनके घर के पास स्थित पार्टी कार्यालय से मिला। पुलिस के मुताबिक उनका शव एक कमरे में मिला और पास से कथित तौर पर सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। हालांकि पुलिस ने नोट में लिखी बातों की जानकारी अभी नहीं दी है। आशीष बनर्जी बीरभूम जिले की रामपुर हाट सीट से लगातार 5 बार विधायक रहे थे। वो ममता बनर्जी सरकार में स्कूली शिक्षा और कृषि मंत्री भी रह चुके थे। 2021 में उन्हें पश्चिम बंगाल विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया गया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस मौत की वजह और सुसाइड नोट से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। उनकी मौत की खबर से इलाके में शोक का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने तीखा पलटवार किया। चिदंबरम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मुझे दिमागी नक्सल कहलाने पर गर्व है। दरअसल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए भाषण में पीएम मोदी ने कहा था कि सशस्त्र नक्सलवाद खत्म होने की ओर है, लेकिन दिमागी नक्सल सोच रखने वाले लोग अभी भी चुनौती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे लोग हिंसा और अशांति फैलाने के मौके तलाशते हैं और युवाओं को गलत दिशा में ले जाते हैं। चिदंबरम के बयान के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक बहस तेज हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार असहमति जताने वालों को ऐसे शब्दों से बदनाम करती है। वहीं विपक्ष के अन्य नेताओं ने भी पीएम मोदी के बयान की आलोचना की है। इस विवाद में अब सवाल ये है कि दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल राजनीतिक असहमति के लिए किया जा रहा है या नक्सली विचारधारा के खिलाफ चेतावनी के तौर पर। पीएम मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण में दिमागी नक्सली शब्द के इस्तेमाल पर कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने तीखी प्रतिक्रिया दी। दास ने कहा कि सरकार से सवाल पूछने वाले पढ़े लिखे युवाओं को सिर्फ सवाल करने के कारण नक्सली कहना गलत है। लाल किले से अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा था कि सशस्त्र नक्सलवाद खत्म होने की ओर है। साथ ही उन्होंने दिमागी नक्सली सोच रखने वालों से सावधान रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें अलग करना जरूरी है और युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ना चाहिए। दास ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं की समस्याओं का समाधान करने के बजाय उन्हें अलग अलग नाम दे रही है। उन्होंने कहा कि अब युवा डरने के बजाय अपनी आवाज उठा रहे हैं और बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने सरकार पर युवाओं को बांटने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान को देखते हुए हरियाणा प्रशासन ने खनौरी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी है। जींद प्रशासन ने देर रात हरियाणा पंजाब सीमा को सील कर दिया और किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए 5 लेयर की बैरिकेडिंग की है। आसपास के कई रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने किसान बचाओ पदयात्रा का ऐलान किया है। ये मार्च 16 अगस्त से शुरू होकर 29 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचने का कार्यक्रम है। किसान करीब 228 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। किसानों की प्रमुख मांगों में एमएसपी की कानूनी गारंटी, कर्ज माफी और भारत अमेरिका ट्रेड डील का विरोध शामिल है। किसान संगठनों ने मार्च को शांतिपूर्ण रखने की बात कही है। वहीं हाल की हिंसक घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि पद यात्रा आगे कैसे बढ़ती है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन तेज हो चुका है। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच ने रविवार को सभी जिला मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पुतले जलाने का ऐलान किया। साथ ही 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के घेराव की घोषणा भी की गई है। छात्रों ने जेएसएससी सीजीएल और 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने, कथित गड़बड़ियों की सीबीआई जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री के इस्तीफे की भी मांग उठाई है। शनिवार को रांची में छात्रों ने तिरंगा यात्रा निकाली। वहीं जेएलकेएम नेता देवेंद्र महतो 14 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें यात्रा में शामिल होने से रोका। दूसरी ओर मुख्यमंत्री सोरेन ने भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी मिलने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और भर्ती प्रक्रिया में सुधार का भरोसा दिया है। छात्रों का कहना है कि अब सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा। छात्र आंदोलन में 13 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे एक छात्र ने क्या कहा, सुनिए। आज भूख हड़ताल का 23वां दिन है।
धरना का 23वां दिन है और भूख हड़ताल का 13वां दिन है। मेरा नाम प्रेम नायक है और सरकार एकदम भी गंभीर नहीं है। मेरी जान अब नहीं लगता है कि हम ज़्यादा जी पाएंगे। स्थिति बहुत ही गंभीर है, बुखार भी आ रही। सरकार को कोई चिंता नहीं। बुखार कल आया, यहाँ से ले जाना चाहा डॉक्टर, मैं नहीं गया क्योंकि ये ले जाते हैं तो फिर आने नहीं देते हैं। देवेंद्र नाथ महतो को ले गए, फिर आने नहीं दे रहे हैं। ये लोग का मंशा है कि आंदोलन टूट जाए। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 13 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान राष्ट्रगान को लेकर हुई तकनीकी गड़बड़ी का अब कानूनी विवाद बन चुकी है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में आरोप लगाया गया है कि बीजेपी ने तकनीकी गड़बड़ी को जानबूझकर राष्ट्रगान के अपमान के रूप में पेश किया। नोटिस के मुताबिक राष्ट्रगान खत्म होने के बाद नेता आगे बढ़े, लेकिन ऑडियो सिस्टम में खराबी के कारण रिकॉर्डिंग कुछ सेकंड बाद दोबारा चल गई। ऑपरेटर ने तुरंत इसे बंद कर दिया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस घटना को राहुल गांधी से जोड़कर गलत तरीके से पेश किया। नोटिस में पोस्ट हटाने, बिना शर्त माफी मांगने और स्पष्टीकरण जारी करने की मांग की गई है। बीजेपी को जवाब देने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया है। ऐसा नहीं होने पर संदीप दीक्षित ने मानहानि का मुकदमा करने की चेतावनी दी है। सीजेआई सूर्यकांत की फटकार के एक दिन बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने छात्रों से माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि अगर उनके किसी बयान या पत्र से छात्रों की भावनाएं आहत हुई हो तो उन्हें इसका अफसोस है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब नलसार के कुछ छात्रों ने दीक्षांत समारोह में चीफ जस्टिस सूर्यकांत को अतिथि बनाए जाने पर सवाल उठाए थे। इसके बाद बीसीआई ने छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की और 2026 बैच के नामांकन पर रोक लगाने का आदेश दिया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई को छात्रों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई से रोकते हुए कहा कि शांतिपूर्ण विरोध और असहमति जताना छात्रों का अधिकार है। अब बीसीआई ने भी अपना रुख नरम करते हुए बातचीत और सम्मान के जरिए विवाद सुलझाने पर जोर दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन पर तुम्हारे पिता कहां हैं टिप्पणी करने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन ने विधानसभा में विवादित बयान दिया। उनकी टिप्पणी को विजय की मां पर निशाना माना गया, जिसके बाद टीवीके ने कड़ी आपत्ति जताई। टीवीके ने नागेंद्रन के बयान को अपमानजनक बताया। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने भी उनकी आलोचना करते हुए कहा कि राजनीतिक बहस नीतियों और सरकार के कामकाज तक सीमित रहनी चाहिए। परिवार और खास करके महिलाओं को निशाना बनाना गलत है। विवाद बढ़ने पर नागेंद्रन ने सफाई दी कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और उनका किसी को निशाना बनाने का बिल्कुल इरादा नहीं था। ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। अजीजी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि ट्रंप को हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर धमकियां देने के बजाय अपनी सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सुरक्षा की चिंता होने पर ट्रंप को खाने के ट्रक में छिपना पड़ सकता है। दरअसल ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को अमेरिकी क्षेत्र घोषित करने की बात कही थी। इसके बाद ईरान की ओर से कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आई। हालांकि व्हाइट हाउस ने बाद में कहा कि ट्रंप ने तो ये बात मजाक में कही थी। ईरान का दावा है कि मार्च में 2 सुखोई 24 लड़ाकू विमान गिराए जाने के बाद 3 पायलट जिंदा पकड़े गए थे और वो अब भी कतर की हिरासत में हैं। ईरान ने उनकी स्थिति की जानकारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति ICRC से मदद मांगी है। कतर ने ईरान के इस दावे को खारिज कर दिया। कतर के विदेश मंत्रालय के मुताबिक उसके हवाई क्षेत्र में दाखिल हुए 2 ईरानी विमानों के खिलाफ कार्रवाई के बाद खोज अभियान चलाया गया, जिसमें केवल एक पायलट के अवशेष मिले। कतर का कहना है कि बाकी 3 पायलटों के जिंदा होने या हिरासत में होने का कोई सबूत नहीं है। ईरान और कतर के दावों में बड़ा अंतर है। फिलहाल तीनों पायलटों की स्थिति की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और अब नजर ICRC की संभावित जांच पर है। दोपहर 2 बजे फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.